वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे भाइयों, यहाँ पर मैं आपको 4 सवाल बताता हूँ, 4 सवालों की व्याख्या करता हूँ उत्तर के साथ, और उस व्याख्या में ये प्रयास करता हूँ कि उसके आसपास की जितनी चीज़ें हैं वो भी शामिल हो जाएं, ढेर सारे डायमेंशंस पर बात हो सके जिससे आपकी प्रैक्टिस हो और थ्योरी क्लासेस के दौरान जो बातें आपने पढ़ी हैं वो एक बार फिर से रिवाइज हो सके। यदि आप बीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आरओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या यूपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि किसी भी ऐसे स्टेट लेवल परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, जैसे आरएएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, और उसमें पॉलिटी के सवाल आते हैं, तब भी इस सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। लिखा हुआ है, भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कंटेस्टिंग द लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया? सबसे पहला आपका लिखा है कि भाई एक उम्मीदवार किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, यानी कैंडिडेट किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ सकता है, किसी भी। ध्यान रखना, बहुत खतरनाक ट्रैप है। किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को उस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। पंजीकृत मतदाता यानी रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तीसरा लिखा हुआ, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है, यानी किसी भी प्रकार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। लास्ट लिखा हुआ, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 ईयर है, यानी लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 21 ईयर होती है, यानी 21 साल होती है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट स्टेटमेंट है, यानी कौन सा सही है। तो देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट जो आपका ये कह रहा है, ध्यान से, कि एक उम्मीदवार को किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, यानी किसी भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ सकता है, ये गलत होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर पूरे भारत देश में कहीं से चुनाव लड़ा जा सकता है ना, मोदी जी तो गुजरात के हैं, लेकिन वो तो बनारस से आके चुनाव लड़े। हाँ ठीक है, लेकिन किसी भी में आप ये भी सोचिए कि कुछ ऐसी सीट्स होती हैं जो रिजर्व सीट होती हैं। रिजर्व सीट होती हैं, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण मिला हुआ है ना, लोकसभा में एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिला है ना। जैसे कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो रिजर्व होती हैं, लाइक उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो कौशाम्बी रिजर्व सीट है ना, आरक्षित या सुरक्षित सीट है, वहां से वही कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है जो एससी हो। तो सारे कैंडिडेट लड़ सकते हैं क्या? और इसका एक उम्मीदवार किसी भी लोकसभा क्षेत्र, एक उम्मीदवार मतलब कोई भी उम्मीदवार किसी भी लोकसभा क्षेत्र से, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ रिजर्व सीटें होती हैं, रिजर्व सीटों पर रिजर्व कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकते हैं। एससी सीट पर एससी ही चुनाव लड़ सकता है। किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को उस लोकसभा क्षेत्र का नहीं मतदाता होने की कोई जरूरत, उसी लोकसभा क्षेत्र का मतदाता होने की कोई जरूरत नहीं है। यूपी वाला एमपी से भी चुनाव लड़ सकता है। भारत देश में किसी भी लोकसभा क्षेत्र का आप वोटर हो, यानी लोकसभा की जो वोटर लिस्ट है, लोकसभा की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ने के योग्य हैं। अगर असम में भी वोटर लिस्ट में नाम है तो आप यूपी में चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी ने देखो बनारस में लड़ा। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 ईयर होती है? जी नहीं, न्यूनतम आयु 21 ईयर नहीं होती है, बल्कि 25 ईयर होती है न्यूनतम आयु। लोकसभा के लिए 25 ईयर होती है और राज्यसभा के लिए कितनी होती है? 30 ईयर होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी। लेकिन एक बात और समझ लीजिए इससे रिलेटेड, देखो योग्यता अयोग्यता की यदि आप बात करें तो आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डीलिंग अबाउट द क्वालिफिकेशन, योग्यता। आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डीलिंग अबाउट द अयोग्यता। किसकी योग्यता और अयोग्यता की बात हो रही है? संसद के सदस्य की योग्यता अयोग्यता की बात हो रही है। आर्टिकल 84 योग्यता की बात करता है कि कोई व्यक्ति कब कब कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होगा और कब कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा। ठीक है, इसको 102 बताता है। कब योग्य होगा? तो सबसे पहला सिटीजन ऑफ इंडिया हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है, लोकसभा के केस में 25 साल और राज्यसभा के केस में 30 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। और ऐसी योग्यता हो, संसद द्वारा निर्धारित योग्यता हो। ठीक है, यानी पार्लियामेंट लॉ बनाकर भी योग्यता का निर्धारण कर सकती है। ठीक है, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बना हुआ है। ठीक है,
संसद द्वारा निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। ये बात लिखिए 84 में। 102 में क्या लिखा हुआ है? 102 में ये लिखा हुआ है कि भाई कब अयोग्य होगा? अगर अनसाउंड माइंड है, पागल, जिसे आप विकृत चित्त कहते हैं, ठीक है, ये हम आप डिसाइड नहीं करेंगे, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है, तब अयोग्य होगा। दिवालिया, जिसे आप बैंकरप्ट कहते हैं, तब अयोग्य होगा। अगर अनसाउंड माइंड है, दिवालिया है, तब अयोग्य होगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, लाभ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर है, तब अयोग्य होगा। दूसरे देश की सिटीजनशिप है ना, दूसरे देश की सिटीजनशिप यानी दूसरे देश की नागरिकता लिया है, दूसरे देश की सिटीजनशिप लिया है, दूसरे देश की नागरिकता लिया है, तब अयोग्य होगा। और संसद के कानून के तहत, यानी संसद ने कोई कानून बनाया है और उस कानून के तहत कोई व्यक्ति अयोग्य है, पार्लियामेंट्री लॉ के तहत यानी संसद के कानून के तहत अयोग्य है, तब वह व्यक्ति क्या होगा? अयोग्य होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, राइट। चलिए, तो ये हो गया आपका, आप ये समझ गए योग्यता अयोग्यता। ये सवाल सवाल भी मैंने बता दिया था ना, इसका आंसर क्या होगा? सी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, अगले सवाल पर। अगला कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग किया जाता है? किसके चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग किया जाता है? सबसे पहला, राज्यसभा का सदस्य, राज्य विधानसभा का सदस्य, भारत देश के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, पीठासीन लोकसभा के पीठासीन अधिकारी। तो देखिए, भारत देश में जो सबसे पॉपुलर सिस्टम है चुनाव के लिए, जो सबसे पॉपुलर सिस्टम है भारत देश में, वो है एफपीटीपी सिस्टम। एफपीटीपी सिस्टम यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसे आप कहते हैं बहुल मत प्रणाली, ठीक है। बहुल मत प्रणाली, इसमें होता क्या है कि जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वो जीत जाता है। सबसे ज्यादा वोट पाने वाला जीतता है, चाहे वो 10% पाए, 20% पाए, 30% पाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सबसे ज्यादा पाएगा वो जीतेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे लोकसभा के चुनाव में आपको यही दिखाई पड़ेगा। राज्य में जो जनरल इलेक्शन विधानसभा का होता है, विधानसभा के चुनाव में यही आपको नजर आएगा। लोकल गवर्नमेंट में जो मेंबर लेवल का चुनाव होता है, लोकल स्थानीय सरकार में जो सदस्य स्तर का चुनाव होता है, उसमें आपको यही नजर आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ डिमेरिट्स हैं। इसमें होता क्या है कि सबके रिप्रेजेंटेशन की संभावनाएं कम होती हैं। पता चला 10% वोट पाने वाला भी जीत जा रहा है, 90% लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, तब भी, क्योंकि सबसे ज्यादा पाने जीतता है इसमें। इसीलिए एक दूसरा सिस्टम भारत देश में चुनाव का है, जिसे आप कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये चुनाव का एक ऐसा सिस्टम है मेरे भाई, ये इलेक्शन का ऐसा सिस्टम है, ये चुनाव का ऐसा सिस्टम है जिसमें आप देखेंगे कि जिस अनुपात में वोट मिलता है उसी अनुपात में पावर मिलती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम फॉलो होता है, दैट इज योर एसटीवीएस यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति। और इसी प्रणाली से हमारे भारत देश में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, इसी प्रणाली से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, इसी से राज्यसभा का चुनाव, इसी से लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद का चुनाव, इसी प्रणाली से होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व से, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा के सदस्य का चुनाव क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है? जी हाँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, ओपन बैलेट से चुनाव होता है, खुला मतदान होता है। राज्य विधान परिषद के सदस्य का भी ऐसे ही चुनाव होता है, यस। भारत के राष्ट्रपति का, हाँ, सेम होता है, लेकिन इनका गुप्त मतदान होता है, सीक्रेट बैलेट से। उपराष्ट्रपति का भी सेम प्रक्रिया से, सीक्रेट बैलेट से। इनका नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। तो किसके किसके चुनाव में एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति? तो 1 2 3 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। चलो, अगले सवाल पर आते हैं। अगला आपका कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। राष्ट्रपति मनी बिल को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है, फर्स्ट। सेकंड लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लोकसभा। राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भारत की संसद का अंग है। तो देखो, मनी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस करने की यदि आप बात करें, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी मनी बिल सबसे पहले तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर ही सदन में जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए मनी बिल के लिए।
प्रियर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही कोई भी धन विधेयक कहाँ जाएगा, सदन में जाएगा। अब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिल गई, आप इसे चाहे लोकसभा में लेके जाइए चाहे राज्यसभा में, दोनों जगह अगर मान लो पारित हो गया तो राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति ने या तो इस पर सिग्नेचर किया, ठीक है, या इसे सुरक्षित रखा, या इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित किया। वापस कर सकता है क्या? नहीं, धन विधेयक को राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकता है। मनी बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास सस्पेंसिव वीटो नहीं है, ठीक है। मनी बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास सस्पेंसिव वीटो नहीं है, राष्ट्रपति मनी बिल को वापस नहीं कर सकता है, धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता है। तो पहला लिखा हुआ पुनर्विचार किसको कर सकता है? साधारण विधेयक को वापस कर सकता है, जी हाँ। संविधान संशोधन नहीं। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इन दोनों पर राष्ट्रपति सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, यानी वापस नहीं कर सकता है, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो यहां लिखा है वापस कर सकता है, गलत हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। देखो, एंग्लो इंडियन के लिए आर्टिकल 331 के तहत ये लिखा था कि राष्ट्रपति को यदि ऐसा लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, तो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है। और राष्ट्रपति को हर बार लग जाता था, राष्ट्रपति हर बार 2 लोगों को नॉमिनेट करता था। ये एक तरीके का पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, यानी इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। तो आंग्ल भारतीयों को जो नॉमिनेशन की प्रथा थी, आंग्ल भारतीयों के नॉमिनेशन का जो प्रावधान था कि राज्य में गवर्नर विधानसभा में 1 लोगों को नॉमिनेट करेगा और केंद्र में राष्ट्रपति लोकसभा में 2 लोगों को नॉमिनेट करेगा, ये अब समाप्त हो गया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है प्रेसिडेंट भारत की संसद का अंग है। जी हाँ, आर्टिकल 79 सीधे कह रहा है कि प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। हालांकि प्रेसिडेंट इज नॉट मेंबर ऑफ एनी हाउस, प्रेसिडेंट किसी सदन का सदस्य नहीं है, बट ही इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, वो संसद का अभिन्न अंग है। बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बनता है, यानी बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कोई भी बिल एक्ट का रूप नहीं लेगा, यानी कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। क्लियर बात? चलो, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये तीसरा वाला सही हो जाएगा, ओनली 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, देखो अगर मान लीजिए कि आप पूरी की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं। हर फैकल्टी का भाई अपना अपना कोड होता है, मेरा भी है ना। जिसका आप चाहे, आपकी श्रद्धा है, जिसका आप चाहें उसका यूज करें। मैं अपना वाला बता दे रहा हूँ, मेरा VL लाइव है मैक्सिमम, लेकिन हाँ अध्यापकों का ही कोड यूज किया करिए, ठीक है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए 928999, अगर आपको कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो 9289996923 पर कॉल कर लिया करिए, ठीक है। यहाँ कॉल करिए, यहाँ आप मेरा नाम बता दीजिए, मेरा नाम क्या है, विपुल त्रिपाठी, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रॉपर काउंसलिंग लीजिए और बैचेस के बारे में पूरी जानकारी आप यहाँ ले सकते हैं, किसी भी बैच के बारे में, चाहे PCS का प्री हो, PCS का मेंस हो, चाहे RO का प्री हो, चाहे RO का मेंस हो, चाहे VO का बैच हो, चाहे फाउंडेशन बैच हो, या मेंटोरशिप की बात हो, या क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज की बात हो, ठीक है। यदि आप स्वयं से चेक करना चाहते हैं तो आप चले जाइए studiiq.com पर। studiiq.com पर आप जाएंगे, वहाँ पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स में आप सिलेक्ट करेंगे UP PCS, फिर सारे बैचेस लाइंड अप हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मोटाइए, मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ है बी हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना। और पढ़ते रहिए, खूब बढ़िया से तैयारी करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।